सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की दुनिया भर में निंदा हो रही है, लेकिन ट्रंप रुकते नहीं दिख रहे। व्हाइट हाउस से रोज ऐसा बयान जारी होता है जिससे बवाल मच जाता है। ट्रंप एक के बाद एक फैसले लेते जा रहे हैं। In a few moments, I will sign an executive order to begin eliminating the Federal Department of Education. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को ही बंद करने का आदेश दे दिया है। H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों को लेकर ट्रंप के सख्त रवैये से लोग पहले से ही परेशान हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप के खिलाफ आदेश देने वाले जजों को धमकी दी जा रही है। तो ट्रंप के मनमाने फैसलों से मचा बवाल, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायली हमलों से गजा में कोहराम, हमास ने भी दागी तेल अवीव पर मिसाइलें, मुस्लिम देशों से गजा को बचाने की अपील। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर नहीं बन पा रही सहमति, जेलेंस्की बोले फिजूल मांगे करना बंद करे पुतिन, जंग के नुकसान की भरपाई करे रूस। जितने आतंकी मारे जाते हैं उससे ज्यादा अफगान से आ रहे हैं, नहीं चलाने देंगे ऑपरेशन। पाकिस्तान में सैन्य अभियानों से तंग आ चुके सीएम ने किया ऐलान। और चलते चलते में देखेंगे कितने में बिकी एमएफ हुसैन की पेंटिंग, नीलामी में बनाया नया रिकॉर्ड। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर दुनिया भर में विवाद छिड़ा हुआ है। तमाम देशों ने उनके कई फैसलों पर विरोध भी जताया है, लेकिन ट्रंप नहीं रुक रहे। वो एक के बाद एक ऐसे फैसले लेते जा रहे हैं जिन पर बहस छिड़ जाती है। अब उनका एक ऐसा ही फैसला और सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट को खत्म करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये ट्रंप का चुनावी वादा था जो अब उन्होंने पूरा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि स्कूल बच्चों को रेडिकल और एंटी अमेरिकन बना रहे हैं, यहाँ तक कि वे पेरेंट्स को इससे दूर रखते हैं ताकि वे अपने ही बच्चों में हो रहे बदलाव को न जान सके। ऐसे में अब उन्होंने इसे हमेशा के लिए खत्म करने की घोषणा की। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में साइनिंग सेरेमनी में ट्रंप ने कहा कि यह आदेश डिपार्टमेंट को खत्म करना शुरू कर देगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि विभाग को पूरी तरह से बंद करने के लिए कांग्रेस के एक अधिनियम की जरूरत होती है और ट्रंप के पास इसके लिए वोट नहीं है। यह आदेश स्कूल पॉलिसी को करीब पूरी तरह से राज्यों और लोकल बोर्ड्स के हाथों में छोड़ देगा। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले ने लिबरल एजुकेशन के समर्थकों को चिंता में डाल दिया है। वहीं ग्रीन कार्ड धारकों और H-1B वीजा धारकों पर ट्रंप ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया हुआ है, उसे लेकर भी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो कोई भी इन इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जांच में भी सख्ती हो गई है। भारतीय समुदाय के लोगों पर भी इसका काफी बड़ा असर पड़ा है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक कई भारतीय प्रोफेशनल्स ने बताया कि उनसे अक्सर ही ज्यादा पूछताछ की जाती है। अमेरिका में वैध प्रवासियों को बंदरगाहों से प्रवेश के दौरान कड़े जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी न्याय व्यवस्था की अवहेलना करते हुए देश के कानून को अपने हाथों में ले रहा है। यानी देखा जाए तो ट्रंप के फैसलों से अमेरिका जाने वाले विदेशी नागरिकों में भी आक्रोश की भावना बढ़ती जा रही है। लेकिन ट्रंप अपने विरोधियों के प्रति भी सख्त तेवर दिखा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि ट्रंप के फैसलों के खिलाफ आदेश देने वाले जजों को धमकियां मिल रही हैं। उनकी सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ धमकियों की बाढ़ सी आ गई है। इनमें जज को हथकड़ी लगाकर ले जाते हुए भी दिखाए गए चित्र शामिल है। इन हालात में अमेरिका के कई फेडरल जजों को डर है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों को चुनौती देने वाले उच्च स्तरीय मामलों की देखरेख करने वालों के खिलाफ ऑनलाइन धमकियां हकीकत में दुनिया में हिंसा का कारण बन सकती है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन जजों का विरोध करने वाले नेताओं को मस्क की तरफ से फंडिंग की जा रही है। डॉज विभाग के प्रमुख एलन मस्क ने उन रिपब्लिकन सांसदों को ज्यादा दान दिया है जो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ फैसला देने वाले फेडरल जजों पर महाभियोग चलाने का समर्थन करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने 7 रिपब्लिकन अभियानों को हजारों डॉलर का कानूनी अधिकतम दान दिया। इनमें एरिजोना के एली क्रीन, कोलोराडो की लॉरेन बोयबर्ट, टेनेसी के एंडी ओगल्स, जॉर्जिया के एंड्रयू क्लाइड, विस्कॉन्सिन के डेरिक वैन आर्डन और टेक्सास के ब्रैंडन गिल शामिल है। मस्क ने आयोवा के सीनेटर चार्ल्स ई ग्रासली को भी दान दिया। साफ है, मस्क ने जजों पर महाभियोग का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अपने विरोधियों को कुचलना चाहते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की। तो इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध विराम 19 मार्च को खत्म हो गया, क्योंकि इजरायल ने एक बार फिर से गजा पर हमला कर दिया। 3 दिन में इजरायल के हमले में 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। इसे लेकर हमास इजराइल के साथ ही अरब लीग के देशों पर भड़क उठा है। हमास ने मुस्लिम देशों से कहा है कि वो इजराइल पर हमलों को रोकने के लिए दबाव डाले। हमास की तरफ से युद्ध विराम को लेकर एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि हम अरब और इस्लामिक देशों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल कार्रवाई करने और आक्रामकता को रोकने के लिए तत्काल उपाय लागू करने की मांग करते हैं। आपको बता दें कि 19 जनवरी को हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन 2 महीने बाद यानी 19 मार्च को एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। अभी तक हमास की कैद से सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो पाई है। दावा किया जा रहा है कि अभी भी हमास की कैद में 59 विदेशी बंधक हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि हमास की कैद में जो बंधक बचे हैं, उनमें से अधिकांश अब जीवित भी नहीं हैं। इस बीच हमास की तरफ से भी इजराइल को जवाब दिया जा रहा है। उसने तेल अवीव को निशाना बनाते हुए 3 मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल ने इन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल की तरफ से अब गजा में जमीनी हमले भी शुरू कर दिए गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि मध्य और उत्तरी गजा में वो हमले करेंगे। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आंतरिक खुफिया एजेंसी के हेड शीन बेट को नेतन्याहू ने बर्खास्त कर दिया है। दरअसल इजराइल के अंदर ही अब हमास के साथ चल रही जंग को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 1.5 साल बाद भी नेतन्याहू की सरकार सभी बंधकों को आजाद नहीं करा सकी और इसी के चलते नेतन्याहू ने एक बार फिर से गजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 2 शर्तें रखी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किए जाने की है। इसके साथ ही यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी खुफिया जानकारी पर भी तत्काल रोक की बात कही गई थी। पुतिन ने यह जरूर मान लिया कि वो 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें फिजूल की मांगें बंद कर देनी चाहिए। इससे युद्ध लंबा खिंच रहा है। पुतिन पहले कुछ वादा करते हैं और फिर कुछ घंटे बाद ही उसका कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए दुनिया को उन पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने नॉर्वे से वीडियो कॉल के जरिए यूरोपीय यूनियन के नेताओं के एक समिट को संबोधित करते हुए कहा कि रूस के खिलाफ तब तक प्रतिबंध जारी रहने चाहिए जब तक वो यूक्रेन से कब्जाई जमीन से पीछे नहीं हटता और हमले से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर देता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो सदस्यता देने से इनकार करके रूस को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने क्रीमिया पर रूस के कंट्रोल को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि क्रीमिया एक यूक्रेनी आइलैंड है। ट्रंप के साथ बातचीत में मैंने ये बात कही भी कि क्रीमिया यूक्रेन का अभिन्न अंग है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि रूस का यूक्रेन के जिस क्षेत्र में लंबे वक्त से कब्जा है, यूक्रेन को उसे भूलना होगा। ट्रंप का सीधा सीधा इशारा क्रीमिया को लेकर ही था। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया है। हालांकि दुनिया इस पर अभी तक रूसी कंट्रोल को मान्यता नहीं देती है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के जल्दी खत्म होने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी ही अमेरिका यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज को लेकर समझौता करने वाला है, जो यूक्रेन को रूस के साथ चल रहे युद्ध में दी गई मदद की एक छोटी सी कीमत मानी जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते संकट की। तो पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हमलों की झड़ी लगा दी है। जवानों की शहादत के चलते आर्मी चीफ भी बैकफुट पर है और वो बड़े सैन्य अभियान की मंजूरी सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन इसका विरोध अभी से शुरू हो गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली जमीन गन्नापुर ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हुए साफ कह दिया कि वो आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है और पीटीआई नेता अली अमीन गन्नापुर यहाँ के सीएम हैं। उन्होंने सेना की कार्रवाई पर कहा कि सेना जितने आतंकियों को ढेर करती है, उससे ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसाते हैं। गन्नापुर ने कहा कि 9,500 से 11,500 आतंकवादी पहले ही उनके इलाकों में घुस चुके हैं, जबकि सीमा पार इससे दोगुने आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। आज पाकिस्तान जिस सुरक्षा समस्या का सामना कर रहा है, उसका समाधान सैन्य ऑपरेशन नहीं है। अगर जनता उनके साथ खड़ी रहे और सरकार की नीयत साफ रहे, तो वे स्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, लेकिन इसमें चर्चा से ज्यादा जोर तथ्यों के प्रेजेंटेशन पर रहा। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद को केवल प्रेजेंटेशन और बयानों के जरिए खत्म किया जा सकता, तो अब तक ऐसा हो चुका होता।
इस मामले का हल बल प्रयोग नहीं बल्कि बातचीत से ही होगा। बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त टीटीपी और बीएलए के विद्रोही सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की आर्मी और शहबाज शरीफ की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। गन्नापुर ने तो इस मौके का फायदा उठाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर पीटीआई चीफ को सरकार रिहा कर देती है तो इस तरह की घटना को कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है। उन पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। और अब चलते चलते में बात दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग की। तो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग ने नीलामी में इतिहास रच दिया है। उनकी पेंटिंग 13.8 मिलियन डॉलर यानी लगभग 118 करोड़ रुपए में बिकी है। यह अब तक किसी आधुनिक भारतीय कलाकृति के सबसे महंगी पेंटिंग का नया रिकॉर्ड है। एमएफ हुसैन की पेंटिंग अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा की ये नीलामी न्यूयॉर्क में स्थित क्रिस्टीज में हुई। इसे किस संस्था ने खरीदा है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया। 14 फीट कैनवास पर फैली एमएफ हुसैन की ग्राम यात्रा 13 शानदार पैनलों से बनाई गई है, जिसमें स्वतंत्र भारत की विविधता और ग्राम्य जीवन के दर्शन होते हैं। हुसैन ने पेंटिंग को 1954 में बनाया था और उसी साल ये हिंदुस्तान से चली गई थी। यूक्रेन में जन्मे नॉर्वे स्थित डॉक्टर लियोन एलियास वोलोडास्की ने इसे खरीदा था और तब से ही काफी वक्त तक ये देखी नहीं गई थी। वोलोडास्की ने 1964 में ये पेंटिंग ऑस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को दे दी थी। इसकी बिक्री से मिले पैसे से संस्थान में ट्रेनी डॉक्टरों की ट्रेनिंग पर खर्च किया गया। इससे पहले हुसैन की सबसे महंगी पेंटिंग पुनर्जन्म पिछले साल लंदन में 3.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 25.7 करोड़ रुपए में बिकी थी। एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स में इतिहास, पौराणिक कथाओं और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। हुसैन ने उस समय की भारतीय राजनीति के संदर्भ में देवी देवताओं के चित्र बनाए और इस वजह से वो कई बार विवादों में भी रहे। उन पर कई एफआईआर हुए और उन्हें धमकियां दी गई। इससे परेशान हुसैन को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वो दुबई चले गए और फिर न्यूयॉर्क, लंदन में भी रहे। 9 जून 2011 को 95 साल की आयु में उनका निधन हो गया। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही।